हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप सबको पता है कि हम जनरल स्टडीज़ के कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। आज का जो मुद्दा है बेहद ही संवेदनशील है। पिछले कुछ समय से हम लोग वंदे मातरम को लेकर कई सारे विवाद सुन रहे हैं। वंदे मातरम जो हमारा गीत है उसके 150 साल पूरे हो गए हैं। 150 साल पहले इस गीत को लिखा गया था, इसकी रचना की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये दोनों एक ही नाम है इनके द्वारा। जब उसकी 150वीं वर्षगांठ हमने मनाई अभी 7 नवंबर 2025 को, तो वहाँ स्पीच दी गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उसके बाद से इन विवादों की शुरुआत हुई। एक सवाल हम सबके मन में चलता है, वंदे मातरम जो हमारी वीरता, शौर्य, संस्कृति और भारत का जो इतिहास है उसका प्रतीक है, इसको क्यों राष्ट्रगान नहीं बनाया गया, इसको राष्ट्रगीत क्यों बनाया गया, इसको लेकर जो नेहरू जी के ऑफिशियल स्टेटमेंट है आज उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप आर्टिकल को भी देखेंगे तो आर्टिकल आपको बताता है कि वाई नेहरू डिड नॉट वांट वंदे मातरम एज ए नेशनल एंथम, है ना, प्रीमियर सॉन्ग वच मोरफुल डिफिकल्ट फॉर फॉरेनर्स टू अप्रिशिएट। अब क्या वजह है कि जो वंदे मातरम है इसको राष्ट्रगान के तौर पे नहीं मनाया गया? नेहरू जी के जो विचार हैं, जो इन्होंने संविधान सभा में वक्तव्य दिए, या जो उस समय के जो प्रमुख हमारे भारतीय पदाधिकारी थे उनको जो चिट्ठियां लिखी, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस विवाद के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। ये लेक्चर आपको कैसे लगते हैं, अपने विचार यहाँ पे जरूर दीजिएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, देखो, इस तरीके के जब भी कोई डिस्प्यूट होते हैं तो यूपीएससी के बड़े फेवरेट बन जाते हैं। तो मान लीजिए कि मेंस आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, वहां कोई क्वेश्चन पूछ गया कि राइट द व्यू ऑफ नेहरू ऑन वंदे मातरम, या आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पूछा जा सकता है कि क्यों नेहरू नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान बने, क्यों उसको राष्ट्रगीत बनाया गया। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट क्या है? अगर आपको इन क्लासेस का PDF चाहिए तो यहाँ आ जाइए, यहाँ मिलेगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको चाहिए तो ये क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे इंस्टाग्राम से। आप इसको स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से मुझसे जुड़ के बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखो विवाद क्या है कि नेहरू ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान क्यों नहीं चुना, राष्ट्रगीत क्यों चुना गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न था कि राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम क्या हो। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, जबकि जन गण मन की धुन औपचारिक और सार्वभौमिक मानी गई। इस बहस में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निर्णायक रही। इनके जो विचार थे, इन विचारों के आधार पर जो जन गण मन है इसको नेशनल एंथम माना गया, और जो हमारा वंदे मातरम है इस वंदे मातरम को हमने नेशनल सॉन्ग के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और ये हमारा राष्ट्र गान है। अब नेहरू जी के विचार क्या हैं, आप उनको समझने से पहले इस बात को समझिए कि 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमारे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारी संविधान सभा थी इसको अंतरिम संसद में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये बहस चल रही थी कि किसको क्या बनाया जाए, उस समय पंडित नेहरू के विचार बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलेवेंट आपको लगेंगे कि क्यों इसको नहीं बनाया गया। अब समझो, सबसे पहला है कि राष्ट्रगान में जो धुन है, ट्यून हम जिसको कहते हैं, इसको शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण मानना। और इस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि राष्ट्रगान जो है इंस्ट्रूमेंटल, मतलब उसके जो इंस्ट्रूमेंट की धुन है वो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और एक देश के प्रति एकता, अखंडता के भाव लेकर आती है। तो पंडित नेहरू जी का मानना ये था कि अगर हम जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को इंस्ट्रूमेंट पर
रखते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल जो धुन है वह जन गण मन की ज़्यादा अच्छी आ रही है वंदे मातरम के कंपैरिजन में, क्योंकि जब इसको प्ले किया जाए, इसको बजाया जाए तो उसकी जो धुन है वो हमको अच्छी लगनी चाहिए। अब ये मत बोलना सर अच्छा बुरा क्या होता, नहीं, लगना चाहिए कि यू हैव समथिंग स्पेशल विच इज़ रिप्रेजेंट योर कंट्री। तो पहला जो मसला था वो ये था कि जो ट्यून है वो ज़्यादा बेहतर थी जन गण मन की। नेहरू जी के विचार में आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रगान अधिकतर बजाया जाता है, कम गाया जाता है, मतलब बजाते ज़्यादा हैं, गाया कम जाता है, तो उसका इंस्ट्रूमेंटल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इस फैक्ट को तो आप लोग मानेंगे ही मानेंगे। इसलिए उसकी धुन जीवंत, गरिमामयी और आर्केस्ट्रा बैंड द्वारा बजाए जाने योग्य होनी चाहिए। ऐसी धुन होनी चाहिए जो बजाने पर अच्छी लगे और आर्केस्ट्रा को बजाने में भी काफ़ी इजी हो। ये पहला फैक्ट था, ध्यान रखना। ये भारत के साथ विदेशों में भी स्वीकार्य और प्रभावी लगे, मतलब जब इसको बजाया जाए तो काफ़ी एक्सेप्टेबल हो। जो फिजिबल होती हैं, जो स्मूथ चीज़ें होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना आसान होता है। अब पंडित नेहरू क्या कहते हैं? नेहरू के अनुसार जनगण मन इस कसौटियों पर खरा उतरा है। मतलब अगर हम इस कसौटी को देखें तो ये पहला आधार था जिस पर वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं चुना गया, जनगण मन को राष्ट्रगान यहां पर चुना गया। पहला जो पॉइंट था। दूसरा, वंदे मातरम की धुन मौन, विषादपूर्ण, दोहराव वाली है। जो वंदे मातरम की धुन है ये मौन है, क्योंकि इसमें हमारे संघर्ष को दिखाया गया है। हमारा संघर्ष है, एक बहुत लंबी स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, भारतीयों की एकता है, उसको दिखाया गया है। तो ये मौन है। अब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मौन के साथ नहीं, एक आनंद के साथ, एक ऐसी धुन के साथ हमको करना है जो मोटिवेट करे, जो गूज़बम्स हमको दे, उसके साथ हमको इसको शुरू करना है। ऐसा नेहरू जी के विचार थे। नेहरू ने 21 मई 1948 के कैबिनेट नोट में लिखा, वंदे मातरम की धुन मर्म स्पर्शी है, मतलब बहुत मर्म स्पर्शी है। ये हमें हमारी संस्कृति, हमारे त्याग और हमारे बलिदान के बारे में बताती है कि हमने कितना बलिदान दिया है इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बैंड आर्केस्ट्रा के लिए उपयुक्त नहीं है। जब नेशनल एंथम को बजाया जाए तो वो थोड़ा सा मोटिवेटेड वे में होना चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहे थे। कुछ हद तक शोकपूर्ण मौन है, मतलब ये शोक के दिखाती है, ये बताती है कि हमारा संघर्ष कितना बड़ा है। अब जब हमको किसी को कुछ बताना हो तो अपने बारे में पहले अच्छी बातें बतानी चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि वंदे मातरम इंपॉर्टेंस नहीं, बेटा मर्म स्पर्शी बोला गया है, बहुत जरूरी है। ये हमारे मन और हमारे इमोशन से कनेक्ट होता है, पर अपनी इमोशंस को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, दूसरे कभी नहीं समझ सकते। वो इसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे जितनी रिस्पेक्ट ये डिजर्व करता है। दैट्स वाई, राइट। विदेशियों के लिए संगीतात्मक रूप कठिन है, इसका जो इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म है ये मुश्किल है, वो इसको नहीं समझ पाएंगे और वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो करनी चाहिए। धुन में पर्याप्त मूवमेंट या फ्लो नहीं है, इसलिए इसे औपचारिक राष्ट्रगान बनने में व्यवहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो पहली जो बातें हैं वो धुन से ही रिलेटेड है कि राष्ट्रगान की धुन कैसी है और जो हमारा जनगण मन की धुन कैसी है और वंदे मातरम की धुन किस तरीके से, ठीक है। भाषा संबंधी समस्या। तीसरा, भाषा, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। नेहरू ने लिखा कि वंदे मातरम की भाषा औसत भारतीय नहीं समझ पाता है। गीत के कई भाग संस्कृत निष्ठ हैं। लैंग्वेज एक बैरियर के तौर पर इन्होंने बताया कि भाषा एक प्रॉब्लम है वंदे मातरम के साथ, और यहाँ पर संस्कृत जो है, इस संस्कृत का प्रयोग किया गया है और आम जो जनमानस से है उसको संस्कृत नहीं आती। जैसे अभी हम जेनजी की बात करें तो उनको संस्कृत आती ही नहीं है, जानते ही नहीं है। उनके लिए जनगण मन ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है एज कंपेरिजन टू वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारी त्याग का प्रतीक है, तो उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जो उसको समझेगा वही उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो एक रीजन लैंग्वेज बैरियर भी था कि संस्कृत वाली भाषा है। राष्ट्रगान ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा देश आसानी से समझ सके। इसके विपरीत जनगण मन अपेक्षाकृत सरल और संशोधित करने योग्य माना गया। ये सरल है, हम इसको संशोधित कर सकते हैं क्योंकि इसमें त्याग और बलिदान नहीं दिखाया है, इसमें हमने प्राइड की बातें दिखाई हैं और उसको हम संशोधित कर सकते हैं। लेकिन त्याग बलिदान को संशोधित नहीं कर सकते, वो वैसा का वैसा होना चाहिए। ऐसे नेहरू जी के व्यू थे। राष्ट्रगान संघर्ष नहीं, विजय व पूर्णता का प्रतीक होना चाहिए। संघर्ष अपने लिए बहुत अच्छा है और वो आपको सुकून देता है, वो आपको पीस देता है, वो आपका एक अचीवमेंट है।
लेकिन जब राष्ट्रगान की बात करते हैं तो विजय और एक होता है ना कि एनर्जी उसमें होनी चाहिए, एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। इसीलिए नेहरू का दृष्टिकोण था वंदे मातरम स्वतंत्रता संघर्ष की वेदना और लालसा को व्यक्त करता है कि कितने मुश्किल में थे हम, कितनी परेशानी में थे और आज़ादी की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए क्या थी, वो ये बताता है। जिसमें लॉगिंग अधिक है, फुलफिलमेंट कम। जिसमें हमारी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को फुलफिल करने के जो प्रयास हैं वो हमको, मतलब यहाँ पर एक संघर्ष ज्यादा दिखाई देता है, विजय कम दिखाई देता है, ऐसा बोलते हैं। राष्ट्रगान को स्वतंत्रता की प्राप्ति, आत्मविश्वास और भविष्य की संकल्पना दर्शानी चाहिए। जनगण मन में उन्हें है ना ट्रम्प एंड फुलफिलमेंट का भाव दिखाई दिया, इसीलिए जनगण मन को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई एज कंपेरिजन टू वंदे मातरम। ये नेहरू जी की व्यू है, ये मेरे व्यू नहीं है, ध्यान रखना है, आप मुझे आके कुछ भी कहने लगो। नेहरू के कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं। वीसी रॉय को लिखा इन्होंने 15 जून 1948 को। यह मुस्लिम आपत्ति का प्रश्न नहीं है, वंदे मातरम राष्ट्रगान के लिए वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। मैं स्वयं इसके कई शब्द नहीं समझता। यह हमारे संघर्ष क्या महान गीत है, पर राष्ट्रगान अलग प्रकृति का होना चाहिए। राष्ट्रगान संघर्ष नहीं दिखाना है। आप संघर्ष करके बने हैं, किसी को अपने वो पुराने दिन नहीं दिखाने, अब जो बन गए हैं वो दिखाना है, उससे आप जाना चाहिए। आपके जो दिन है उसकी रिस्पेक्ट आपको होनी चाहिए, इसीलिए उसको राष्ट्रगीत यहाँ पे बनाया गया। एक पत्र लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 21 जून 1948 को। वंदे मातरम की धुन राष्ट्रगान के लिए उपयुक्त नहीं है। जनगण मन को विदेशों में विशेष प्रशंसा मिली है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत रहेगा, पर राष्ट्रगान वह होना चाहिए जिसमें समापन व विजय का स्वर हो। संविधान सभा में वक्तव्य दिया 25 अगस्त 1948 को। वंदे मातरम निसंदेह सर्वोच्च राष्ट्रीय गीत है, परंतु राष्ट्रीय गान की धुन ऐसी होनी चाहिए जिसे विदेशों में भी बैंड द्वारा बजाना आसान हो। जनगण मन की धुन विशिष्ट है, उसमें जीवन व गति है। तो ये जो लेटर है, जो वक्तव्य है, इनसे समझ में आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जो हमारा राष्ट्रगान हो वह सरल हो, समावेशी हो, इसमें विजय की प्रकृति हो, उसमें ऊर्जा का संचार हो, जीवंत हो और प्रोग्रेसिव चीजें उसमें हमको बताता हो। ऐसा नहीं कि अपने संघर्ष को हम बयां कर रहे हैं। देखो, जब आप हमेशा किसी के सामने अपने संघर्ष को बयां करते रहते हैं ना, लोग आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। अरे क्या ही व्यक्ति है, पूरे टाइम बस अपना संघर्ष बताता रहता है। अब तो सब कुछ सही है ना। तो जनगण मन उस सही को रिप्रेजेंट कर रहा है और वंदे मातरम हमारे संघर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। संघर्ष की कदर आपको होनी चाहिए, दूसरों को नहीं। दूसरे आपकी पॉजिटिव एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो वंदे मातरम है, इसको राष्ट्रगीत है ना रखा गया राष्ट्रगान की जगह। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नेहरू के व्यू हैं, मैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पूरी फिलॉसफी है, ये पूरा मसला है इसके पीछे। ठीक है भाई, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, थोड़ा सा हम लोग वंदे मातरम के बारे में जान लेते हैं। जब वंदे मातरम को इतना डिस्कस कर ही रहे हैं तो वंदे मातरम को जानते हैं। वंदे मातरम के बारे में आपको पता है कि इसकी जो रचना है, इसके जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या आप लोग कह सकते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। ऐसा कहते हैं कि 7 नवंबर 1875 को इसको लिखा गया था। और हमारी नज़र में जो आता है, मतलब इसका जो प्रकाशन होता है, वह प्रकाशन या इसको पब्लिश किया जाता है, ये पब्लिश होता है 1882 में, 1882 में ये पब्लिश होता है। और पहली बार इसका जो गायन है, वो पहली बार इसका गायन किया जाता है पब्लिकली कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के 1896 अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। हालांकि इसको लेकर और भी विवाद है, पर हमने UPSC का वो रेफरेंस देखा है जो आपको मेंस आंसर राइटिंग और उसमें काम आ जाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद 24 जनवरी 24 ऑफ जैन 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसको राष्ट्र गीत के तौर पर अपनाया जाता है। नेशनल एंथम इसको नहीं अपनाया गया।
ठीक है। तो इस तरीके की चीजें कभी कभार आपसे कोई पूछ सकता है कि बता दीजिए। अब देखो चर्चा में है तो पूछा ही जाएगा, कैसे पूछा जाएगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी इस पे हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज संसद में इस पे बहस होनी है। इवन बहस शुरू हो गई होगी, ये वीडियो आपको मिलेगा उससे पहले बहस हो चुकी होगी। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा है नेहरू के विचार क्या थे, हमने आपको बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी। और टोटल यूपीएससी रिलेवेंसी पर हमने थोड़ा सा फोकस किया है। अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारा 2027 की प्रिपरेशन के लिए एक फाउंडेशन बैच है जिसको आप लोग प्रतिज्ञा बैच के नाम से जान रहे हैं। ये एक फाउंडेशन है जिसमें पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होगी। पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होगी। अगर आप जीएस लाइव कोड को यूज करते हैं तो इसकी शुरुआत हो रही है 10,999 रुपये से। मतलब आप लोग देखेंगे कि लगभग ये 2 साल, मतलब लगभग 18 महीने के आसपास का ये कोर्स है। और ये कोर्स आपको सिर्फ इतने कम दाम में मिल रहा है, वो भी एक बहुत ही शानदार फैकल्टी सेट के साथ। और ये 9 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे पास प्रतिज्ञा प्लस एक फाउंडेशन बैच है और इसकी शुरुआत भी 9 दिसंबर से हो रही है। जीएस लाइव कोड के साथ आपको ये 29,999 मिल जाएगा। और ये 3-3.5 साल की प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर पाएंगे। कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन कीजिए, आपके विचार हमसे साझा कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इधर आपको मिल जाएंगे जो भी आपके डाउट हैं उन डाउट के सॉल्यूशन। तो ज्वाइन दीज, फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।